Assalamu alaikum. So, welcome again to the next lecture of magnetism. तो बेटा मैग्नेटिज्म हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस कुछ क्लासेस में हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात की थी और आज के इस लेक्चर में हम मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटेड ही बात करेंगे इंशाल्लाह। हमारा जो आज का बेसिक टॉपिक रहने वाला है आज की क्लास का वो है बेटा बेसिकली द पाथ ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज्ड पार्टिकल एंटर हो जाता है विद सर्टेन वेलोसिटी, जब ये चार्ज्ड पार्टिकल एंटर होगा इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इट कैन एंटर एट एनी एंगल. It can enter parallel to the magnetic field, anti-parallel to magnetic field, at 90 degree to magnetic field, or at any other angle. So what will be the path of this charged particle? Which path will this charged particle follow in this given uniform magnetic field? That has to be discussed in today's class. ठीक? तो बेटा ऊपर मैं हेडिंग लिखने वाला हूं path of charged particle, path of charged particle in uniform. बेटा ये यूनिफॉर्म टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हम मैग्नेटिक फील्ड आज कंसिडर करेंगे वो यूनिफॉर्म वाला होगा। यूनिफॉर्म का मतलब है उसका उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगी और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आज की क्लास में हम डिस्कस नहीं करेंगे। Path of a charged particle in uniform magnetic field, uniform magnetic field. ठीक, तो ये बेटा आज का हमारा है टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बेटा, तो अगर आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में बेटा हमने जो पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि जो एक चार्ज्ड पार्टिकल होता है, अगर एक चार्ज्ड पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस चार्ज्ड पार्टिकल पे एक्सर्ट हो जाता है फोर्स, जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं या मैग्नेटिक लॉरेंटिस फोर्स भी कहते हैं। और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो हमने एक फॉर्मूला वहां पे लिखी थी एंड दैट फॉर्मूला इज Fm. Fm इज मैग्नेटिक फोर्स एंड दैट इज इक्वल टू Q इंटू V इंटू B इंटू साइन ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला हमने प्रीवियस क्लास में बेटा डिस्कस करी थी, इसको एक्सप्लेन भी किया था कि अगर एक आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज B, और अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में आपका एक इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में अगर आपके पास एक चार्ज्ड पार्टिकल इन मोशन है, आपके पास एक चार्ज्ड पार्टिकल है एंड दैट चार्ज्ड पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v. V is the velocity of charged particle and this charged particle is moving at an angle थीटा विद रेस्पेक्ट टू बी। अगर ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और इस डायरेक्शन में चार्ज्ड पार्टिकल मूव कर रहा है एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, तो हमने पढ़ा था कि इस चार्ज्ड पार्टिकल पे जो मूव कर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी, इस पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट डिपेंड्स अपॉन द कंपोनेंट ऑफ स्पीड विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज V साइन थीटा। इन तीनों चीजों को मिला के, इन तीनों फैक्टर्स को मिला के हमारे पास जो फॉर्मूला आ गई थी वो ये बेटा बोर्ड पे लिखी है, Q V B साइन ऑफ थीटा। तो इस इक्वेशन को हमने बेटा एक्सप्लेन किया था और जब इसी इक्वेशन को हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा था तो ये फॉर्मूला हमने ऐसे लिखी थी, Fm इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इज इक्वल टू V क्रॉस B। ये फॉर्मूला हमने बेटा वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिखा था। तो फिर मैंने आपको कहा था कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इट इज परपेंडिकुलर टू V एंड इट इज परपेंडिकुलर टू B एंड इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ठीक है बेटा, या एक और रूल है हमारे पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, उस चीज से भी बेटा हम जो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स एक्सर्ट होगा चार्ज्ड पार्टिकल पे, उस फोर्स की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के ये प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड जीरो तब होता है जब आपके पास न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल पार्टिकल हो जिसका कोई चार्ज ना हो, या तो अगर आपके पास चार्जड पार्टिकल है पर वो स्टेशनरी है, रेस्ट में है,
या अगर आपके पास चार्जड पार्टिकल है, मूव भी कर रहा है, एंड द चार्जड पार्टिकल इज मूविंग आइदर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर थीटा का वैल्यू 0 होगा या 180 डिग्री होगा, उस केस में भी बेटा मैग्नेटिक फोर्स का जो वैल्यू आने वाला है वो 0 आएगा। ठीक है, और इस फॉर्मूला को अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स तब एग्जर्ट होगा जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। तो मैं लिखूंगा बेटा एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, हाँ, जो साइन थीटा का वैल्यू आएगा, साइन 90 का वैल्यू जो है दैट इज 1 एंड दिस इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कब एग्जर्ट होगा, किस एंगल पे एग्जर्ट होगा, जब बेटा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है ना वो 90 डिग्री होगा। मतलब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन में चार्जड पार्टिकल मूव कर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी, दोनों में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो इस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स चार्जड पार्टिकल पे लगेगा वो मैक्सिमम होगा। और उस मैक्सिमम फोर्स का अगर आपको वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम फोर्स, तो इस साइन थीटा के बदले 1 सब्स्टिट्यूट करिए, क्योंकि थीटा 90 होगा तो 1 आएगा, तो जो मैक्सिमम फोर्स आएगा बेटा वो आएगा Q इंटू V इंटू B। सो दिस इज द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स दैट कैन बी exerted on a moving charged particle, and this is possible only when a charged particle is moving at an angle of 90 degree with respect to the field। ठीक, तो बेटा एक और चीज आप याद रखेंगे यहां पे, जो यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का, पहली क्लास में शायद मैंने आपको बताया था कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ बी, जो इसका ऐसा यूनिट है दैट इज टेस्ला। टेस्ला बेटा इसका ऐसा यूनिट है, इसका ऐसा यूनिट जो है दैट इज टेस्ला। और इस टेस्ला का अगर आप वैल्यू निकालेंगे, मतलब इस टेस्ला को अगर आप एक्सप्लेन करेंगे या एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स या अदर यूनिट्स, तो इस फॉर्मूला से आप बेटा, इस फॉर्मूला से इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला भी आएगी और इसको आप एक्सप्रेस भी कर सकते हो इन फंडामेंटल यूनिट्स। तो यहां से b का वैल्यू क्या आएगा बेटा, b किसके बराबर आएगा, b विल बी इक्वल टू F इज फोर्स डिवाइड बाई Q इंटू V। फोर्स का यूनिट बेटा न्यूटन है, तो चार्ज का यूनिट जो है कूलम है, वेलोसिटी का जो यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकेंड। अब इस सेकेंड को ऊपर ले जाओ तो क्या बनेगा बेटा, न्यूटन सेकेंड पर कूलम पर मीटर। तो बेटा इसी का नाम हम फिर देते हैं टेस्ला, इसी को हम कहते हैं टेस्ला। सो 1 टेस्ला इज बेसिकली इक्वल टू 1 न्यूटन सेकेंड पर कूलम पर मीटर। यू अंडरस्टैंड? इसको अदर यूनिट्स में भी आप बेटा एक्सप्रेस कर सकते हो, दैट यू कैन डू। 11th क्लास फिजिक्स में एक बेसिक सा चैप्टर आता है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, उसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको निकालनी होगी बी की, तो इसी फॉर्मूला से आप निकाल सकेंगे बेटा। फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला है mL_t-2, यू नो दिस थिंग। चार्ज की है बेटा AT और वेलोसिटी की है LT-1। अब इस फॉर्मूला को इनको रीअरेंज करो तो इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला आएगी। एक और यूनिट है बेटा बी का एक और यूनिट है, उसको हम कहते हैं गॉस, और ये शायद इसका CGS यूनिट है, गॉस। और आप याद रखेंगे जो बेटा 1 गॉस होता है, 1 गॉस दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं इसके यूनिट के बारे में, ये आप याद रखेंगे। ठीक, तो चलो बेटा ये प्रीवियस क्लास के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उसमें ऐड कर दी। तो आज का जो टॉपिक हमारा है दैट इज एक्सक्लूसिवली व्हाट विल बी द पाथ ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल व्हेन इट एंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक चार्ज्ड पार्टिकल एंटर हो जाता है, हाँ, विद सर्टेन स्पीड, तो इसका जो पाथ है ना वो कैसे रहने वाला है। तो मतलब ऐसे, ये देखो यहाँ पे बेटा, पहले मैं टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूं। ये बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। लेट अस सपोज दिस इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज B। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो जब हम बेसिकली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम वी ड्रॉ द पैरेलल लाइंस इक्वली स्पेस्ड एंड दोज पैरेलल लाइंस मस्ट बी स्ट्रेट, दैट रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड या कोई भी फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज कांस्टेंट है तो उसको यूनिफॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे मैंने बोर्ड पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया है। तो अगर इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज्ड पार्टिकल एंटर हो जाता है, मान लो ये जो रीजन मैंने यहां दिखाया दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड दिखाने के लिए और कुछ नोटेशंस भी हम यूज करते हैं और कुछ ड्राइंग्स भी हम यूज करते हैं। जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी दिखाते हैं, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड, ये भी मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है। अब कभी कभी देखेंगे
किसी टेक्स्ट बुक पे या किसी रेफरेंस बुक पे या किसी प्रॉब्लम में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखाया होगा, ठीक है, या कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखाया होगा इन डॉट्स, ऐसे बेटा, ये डॉट्स के जरिए मैग्नेटिक फील्ड दिखाया होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली दीज आर डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस जिनके जरिए हम मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं। अब फर्क क्या है इनमें, इन तीनों में डिफरेंस क्या है मैं बताता हूं बेटा आपको। तो बेटा इनमें जो बेसिक डिफरेंस है ना वो ये है कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना दैट इज इन दिस डायरेक्शन, वो जो जिस डायरेक्शन में ये एरो दिया हुआ है इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। और यहां पे किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, जब क्रॉस दिए होंगे ना तो इसका मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इनवर्ड्स, दिस इज इन एन इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। इनवर्ड का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है ना वो ऐसे है, इनवर्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गोइंग इनटू दिस बोर्ड, इनटू दिस प्लेन, ठीक है। और अगर डॉट्स दिखाए होंगे तो ये रिप्रेजेंट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज आउटवर्ड्स, ठीक है बेटा। तो मान लो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड के लाइन है, दिस द लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ऐसे है, अगर सीधी लाइन दी है बोर्ड पे तो जिस डायरेक्शन में लाइन होगी, जिस डायरेक्शन में एरो होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, जैसे यहां पे दिया हुआ है। अब अगर इस एरो को मैं ऐसे रखूंगा ऐसे, तो ये इनवर्ड जा रहा है ना, तो इनवर्ड एरो हम ऐसे क्रॉस से दिखाते हैं। सो दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोइंग इनटू द बोर्ड। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना दैट इज इनवर्ड्स। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी कमिंग आउटवर्ड्स, तो वो हम बेटा इस फिगर से दिखा रहे हैं। तो ये याद रखेंगे, क्रॉस रिप्रेजेंट्स इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, डॉट रिप्रेजेंट्स आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और अगर सीधे लाइंस दी हुई हैं तो जिस डायरेक्शन में लाइन है, जिस डायरेक्शन में एरो है, तो उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब अगर बेटा इन क्रॉस और इन डॉट्स और इन लाइंस के बीच में जो स्पेसिंग है ना, if that is parallel, if that is uniform, if that is equal, then ये रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर स्पेसिंग इक्वल नहीं है, कभी कहीं कहीं पे कम स्पेसिंग है, कहीं कहीं पे ज्यादा स्पेसिंग है, तो इसका मतलब है जो मैग्नीट्यूड है ना मैग्नेटिक फील्ड का वो सेम नहीं है। अब अगर स्ट्रेट लाइन के बदले कर्व्ड लाइन दी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन बी कर्व्ड आल्सो, तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना वो सेम नहीं है, डिफरेंट पॉइंट पे इसकी डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। तो इसी तरह अगर यहां पे मान लो ये जो स्पेसिंग है ना, ये वाली स्पेसिंग, अगर ये एवरी स्पेसिंग अगर यहां पे सेम है तो ये रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर ये स्पेसिंग सेम नहीं है तो इट रिप्रेजेंट्स अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यू अंडरस्टूड? या ये बेसिक सी रिप्रेजेंटेशन है, बेसिक नोटेशंस है, इनको बेटा आप याद रखो। अब देखो बेटा जो हमारा टॉपिक है ना कि व्हाट विल बी द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसके रिलेटेड मैं जो इंफॉर्मेशन जो आपको पहले अंडरस्टैंड करनी है, ये याद रखनी है, वो मैं आपको पहले समझा रहा हूं ताकि जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल ईजी लगे फिर। तो बेटा ये मैं यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। अब अगर ये जो रीजन दिया हुआ है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है अगर वो यूनिफॉर्म है, अब अगर इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज्ड पार्टिकल एंटर हो जाता है, अब जब चार्ज्ड पार्टिकल एंटर होगा तो उसकी कुछ स्पीड होगी और वो किस एंगल पे एंटर होगा, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो चार्ज्ड पार्टिकल की स्पीड, कि किस स्पीड पे ये एंटर होगा, ठीक है। फिर आगे जाके स्पीड का क्या होगा, बढ़ेगी, कम होगी, सेम रहेगी, वो हम देखेंगे। तो पहला जो इनपुट है ना वो स्पीड है कि चार्ज्ड पार्टिकल जब एंटर होगा ना फील्ड में तो किस स्पीड पे एंटर होगा, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वन सेकंड। तो दूसरा जो बेटा पैरामीटर इंपॉर्टेंट है यहां पे पाथ को डिसाइड या डिटरमाइन करने के लिए, दैट इज द एंगल। बेटा दैट इज द एंगल कि जब चार्ज्ड पार्टिकल एंटर होगा फील्ड में तो किस एंगल पे एंटर होगा। ये 0 डिग्री पे एंटर होगा, मतलब पैरेलल एंटर होगा, पैरेलल टू द फील्ड एंटर होगा, एंटी पैरेलल टू द फील्ड एंटर होगा, 90 डिग्री पे एंटर होगा, 30 डिग्री पे एंटर होगा, किस एंगल पे एंटर होगा ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोनों चीजें, एक तो स्पीड और एक तो एंगल, ये दोनों चीजें बेटा जो है ना डिसाइड करेंगी कि जो आपका पाथ है इस चार्ज्ड पार्टिकल का इनसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड दिस रीजन, वो कैसे रहने वाला है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा कुल मिला के हम स्पीड को छोड़िए, क्योंकि स्पीड जो है ना बेटा आगे जाके आप देखेंगे कि स्पीड पाथ जो है वो डिटरमाइन नहीं करती। डिटरमाइन क्या करता है बेटा, एंगल डिटरमाइन करता है कि पाथ कैसा होगा।
अब चूंकि यहां पे हमको लगता है कि स्पीड भी हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली हमको ये डिसाइड करना है कि जब चार्जड पार्टिकल एंटर होगा, अगर ये मान लो 30 मीटर पर सेकंड पे एंटर हुआ तो क्या इसकी स्पीड बढ़ेगी कम होगी, वो हम देखेंगे क्या। और एक चीज हमको देखना है कि क्या इस स्पीड से इसका पाथ जो है वो वैरी करेगा, इफ वी चेंज द स्पीड क्या इसका पाथ भी चेंज होगा। तो फिलहाल आप याद रखेंगे बेटा स्पीड से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, हाँ, पर चूंकि कॉमन सेंस यहां पे हमको कॉमन सेंस के थ्रू ये पता चलता है कि शायद कुछ फर्क पड़ता है, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि दो चीजों का आप ख्याल रखेंगे। जब आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो किस स्पीड से अंदर जाएगा और किस एंगल पे अंदर जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अब आगे देखेंगे ये जो स्पीड है ना, ये पाथ को डिटरमाइन नहीं करती। पाथ कैसा होगा वो डिसाइड नहीं करेगा स्पीड, तो वो कौन डिसाइड करेगा, एंगल। तो बेटा पाथ के लिहाज से हम जो ये एंगल है ना, इसके 3 हिस्से करेंगे। हम पाथ 3 हिस्सों में स्टडी करेंगे। एक हिस्सा हम लेंगे अगर आपका एंगल होगा या तो 0 डिग्री या तो 180 डिग्री, ठीक है। तो इस केस के लिए हम अलग पार्ट डिसाइड करेंगे। इसका मतलब है अगर चार्जड पार्टिकल फील्ड में 0 डिग्री पे एंटर होगा या 180 डिग्री पे एंटर होगा, तो उस टाइम पे चार्जड पार्टिकल का पाथ कैसे रहने वाला है। तो अब आप बताएंगे सर आपने 0 डिग्री और 180 डिग्री इकट्ठे क्यों लिया, अलग अलग क्यों नहीं लिए। क्योंकि बेटा रीजन ये है कि 0 डिग्री और 180 डिग्री पे जो पाथ है ना वो सेम है। जो पाथ एक चार्जड पार्टिकल 0 डिग्री पे फॉलो करेगा वही 180 डिग्री पे फॉलो करेगा। सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि साइन 0 भी 0 है, साइन 180 डिग्री भी 0 है। 0 डिग्री पे भी चार्जड पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा और 180 डिग्री पे भी फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। तो दोनों केसेस में जो इसका पाथ है ना वो सेम रहने वाला है। तो फोर्स एक्सर्ट क्यों नहीं होगा, इसके लिए प्रीवियस क्लास या अभी पहले कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि फोर्स की जो फॉर्मूला है ना दैट इज QVB sin थीटा। अब अगर थीटा 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा तो फोर्स 0 आएगा। अब जब फोर्स 0 आएगा तो जो जिस पाथ जिस डायरेक्शन में चार्जड पार्टिकल एंटर होगा उसी डायरेक्शन में वो मूव करेगा। पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो उस पे जो फोर्स है ना वो 0 है, उस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो इसलिए बेटा मैंने इस एंगल या पाथ कैसे होगा, कौन सा पाथ फॉलो करेगा चार्जड पार्टिकल, इसको हम 3 केसेस में डिवाइड करेंगे। पहला केस 0 डिग्री और 180 डिग्री, दूसरा केस हम बेटा लेंगे 90 डिग्री, और तीसरा जो केस है ना बेटा वो 0, 180, 90 डिग्री को छोड़ के जो भी सारे एंगल्स बच जाते हैं, कोई भी एंगल मैं लिखूंगा उसको अदर एंगल, अदर देन 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। इन तीनों एंगल्स के अलावा जो भी पाथ होगा ना, जो भी एंगल होगा ना, तो वो हम बेटा अलग से डिसाइड करेंगे। तो मैं आपको सिखाऊंगा अगर चार्जड पार्टिकल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 0 डिग्री या 180 डिग्री पे एंटर करेगा तो पाथ कैसे रहेगा, अगर 90 डिग्री पे एंटर होगा तो कैसे रहेगा पाथ, और अगर 0, 180, 90 को छोड़ के किसी दूसरे एंगल पे एंटर होगा 30 डिग्री, 150 डिग्री, 270 डिग्री, कोई भी एंगल होगा तो उस टाइम पे उसका पाथ कैसे रहने वाला, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम बेसिक जो है इसमें 0 डिग्री एंड 180 डिग्री इसको डिस्कस करेंगे, और इसकी तो इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहीं पे थोड़ी थोड़ी बता दी, तो फिर से बेटा सुन लो, ठीक है। तो केस 1 पहला केस मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, एंड दैट इज व्हेन थीटा इज आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो इसका मतलब है अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और अगर चार्जड पार्टिकल इसी डायरेक्शन में एंटर हो गया, ये चार्जड पार्टिकल है और इसकी जो स्पीड है ना v, दिस v इज पैरेलल टू b, तो दोनों में जो एंगल है ना वो तो 0 डिग्री आएगा, ठीक है। या अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और चार्जड पार्टिकल ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में एंटर हो गया विद स्पीड v, तो v और b में जो एंगल है ना थीटा दैट इज 180 डिग्री। अब दोनों केसेस में आपको पता है जो फोर्स की इक्वेशन है F इज QVB साइन ऑफ थीटा, ठीक है बेटा। अब अगर आप थीटा का वैल्यू 0 देंगे या 180 डिग्री देंगे तो दोनों केसेस में जो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ मैकेनिक्स, अब अगर एक चार्जड पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ मोशन उसकी जो वेलोसिटी है ना वो कांस्टेंट रहने वाली है, because when there is no force there is no acceleration, and if there is no acceleration it means velocity will remain constant. Velocity constant रहने का मतलब है velocity will remain constant both in magnitude as well as in direction. Magnitude को छोड़ो, फिलहाल डायरेक्शन की बात करते हैं बेटा। जब डायरेक्शन चेंज नहीं होगी
तो इसका मतलब है जिस डायरेक्शन में चार्जड पार्टिकल एंटर होगा वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में कोई चेंज, कोई तब्दीली नहीं आएगी। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब है अगर चार्जड पार्टिकल ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट डायरेक्शन या इस डायरेक्शन में बेटा एंटर हो गया, तो ये चार्जड पार्टिकल जो है ना, इट विल कंटिन्यू टू मूव इन स्ट्रेट डायरेक्शन, ये स्ट्रेट चलेगा, कोई फर्क इसकी डायरेक्शन में नहीं आएगा। इसी तरह अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में आने से भी इस पे कोई फोर्स एक्सर्ट होने वाला नहीं है, तो जिस डायरेक्शन में ये एंटर होगा तो उसी डायरेक्शन में ये बेटा आगे जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि इफ द एंगल इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, द पाथ इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, तो स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट क्यों होगा? क्योंकि फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। जब चार्जड पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा तो इसका पाथ चेंज नहीं होगा, जिस डायरेक्शन में एंटर करेगा उसी डायरेक्शन में वो कंटिन्यूअसली मूव करेगा स्ट्रेट। इसका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना तो डायरेक्शन। जिस स्पीड से एंटर होगा उसी स्पीड से बेटा ये चलेगा, और जिस डायरेक्शन में एंटर होगा उसी डायरेक्शन में ये कंटिन्यूअसली मूव करेगा। सो इट विल रन पैरेलल टू दिस मैग्नेटिक फील्ड और इट विल रन एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, एंड इन बोथ केसेस इट विल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो दिस इज आवर केस नंबर फर्स्ट। अब बेटा हम केस नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे। सो हमारा जो केस नंबर सेकंड है, केस सेकंड, दैट इज व्हाट इफ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर इज 90 डिग्री। मतलब क्या होगा अगर 90 डिग्री पे जो है चार्जड पार्टिकल एंटर करेगा। हाँ, अगर एंट्री 90 डिग्री पे होगी तो पाथ कैसे रहेगा? देखो बेटा, तो ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पे चार्जड पार्टिकल की हो जाती है एंट्री इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v। ठीक है, शाबाश। ये बेसिक सी डायग्राम मैं बना रहा हूं। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और यहां पे चार्ज को हमने इजेक्ट किया, इसको सेंड किया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम फोर्स देखेंगे कि जो इस चार्जड पार्टिकल पे फोर्स एक्ट करेगा उसका वैल्यू क्या होगा। तो बेटा फोर्स की जो इक्वेशन है ना मैग्नेटिक फोर्स की, दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा। और अभी आपने पढ़ा कि अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो जो फोर्स होगा वो तो मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन 91 है, तो मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट करेगा इस टाइम पे चार्जड पार्टिकल पे, एंड दैट इज क्यू वी बी। ठीक है बेटा, तो इतना फोर्स एक्सर्ट करेगा चार्जड पार्टिकल पे। ठीक है, अब जब फोर्स एक्सर्ट करेगा चार्जड पार्टिकल पे तो इसका मतलब है डेफिनेटली इसकी जो वेलोसिटी है वो तो चेंज होगी। अब मैग्नीट्यूड चेंज होगा या डायरेक्शन चेंज होगा या दोनों चेंज होंगे, चेंज तो होने वाला है अब, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ मैकेनिक्स व्हेन देयर इज फोर्स देयर मस्ट बी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा वेलोसिटी का, या तो डायरेक्शन होगी, या तो दोनों होंगे। अब बेटा क्या चेंज होगा? मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होंगी, या दोनों चेंज होंगे? ये डिसाइड करता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया था। बेटा अगर ये वेलोसिटी है, अगर इस डायरेक्शन में चार्जड पार्टिकल जा रहा है, मैंने आपको सिखाया था कि अगर फोर्स पैरेलल एक्ट करेगा या एंटी पैरेलल एक्ट करेगा, इस केस में जो वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है ना, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अगर एक पार्टिकल पे फोर्स लगेगा ना पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इस सूरत में क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड चेंज होता है वेलोसिटी का, पर डायरेक्शन चेंज नहीं होती। दूसरा केस मैंने आपको सिखाया, ये सारी चीजें मैंने बेटा 11th क्लास में पढ़ाया है। आप सर्कुलर मोशन मेरे YouTube चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, सर्कुलर मोशन में जितने भी टॉपिक्स है ना उसमें मैंने ये डिटेल्स, ये सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में सिखाए। ठीक है, तो दूसरा केस बन जाता है अगर बॉडी या चार्जड पार्टिकल वेलोसिटी v के साथ जा रहा है और फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, सिंपली फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो इस केस में क्या होगा बेटा, इस केस में वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो चेंज नहीं होगा, पर इस केस में वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, याद रखिए। व्हेन फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ओनली डायरेक्शन चेंज, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम। अब अगर वेलोसिटी ये है और फोर्स 90 डिग्री या 0 और 180 डिग्री किसी और एंगल पे लग रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी है, ये फोर्स है बेटा, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो कुल मिला के चाहे ये केस हो, ये केस हो, ये केस हो, कुल मिला के तीनों केसेस में वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब यहाँ पे वेलोसिटी का खाली मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी की खाली डायरेक्शन चेंज हो रही है, और यहाँ पे दोनों चेंज हो रहे हैं। अब मुझे बताओ बेटा, इन तीनों केसेस में जो हमारा प्रेजेंट केस है ना,
वो कौन सा है बेटा? तो ये वाला जो केस है ना, मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है क्यू वी बी। और अगर आपको याद होगा इस फॉर्मूला को जब हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा था तो ऐसे आई थी फॉर्मूला क्यू वी क्रॉस बी। और फिर हमने सीखा था कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ना बेटा, ये मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर रहता है टू दिस वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ वी एंड बी। अब बी को छोड़ो, फिलहाल मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा ना वो वेलोसिटी को परपेंडिकुलर लगेगा। इसका मतलब अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो इस चार्ज्ड पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ वी एंड बी। अब किस डायरेक्शन में आएगा बेटा? दो ही पॉसिबल डायरेक्शंस हैं, या तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा आउटवर्ड्स, या तो फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड करेगा बेटा राइट हैंड थंब रूल। ये हमारा जो बायां हाथ है ना, इसका अंगूठा डिसाइड करेगा कि किस डायरेक्शन में लगेगा। फिर से देखो, ये बी, ये इस डायरेक्शन में बी, और नीचे जो है वेलोसिटी, ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी। ठीक है, ये डायग्राम मैं ऐसे बनाता हूं, दिस इज बी एंड दिस इज वी। तो राइट हैंड थंब रूल में मैंने आपको सिखाया था, या आपने 11th क्लास फिजिक्स में पढ़ा होगा वेक्टर अलजेब्रा में बेटा। राइट हैंड थंब रूल आपको कहता है कि v क्रॉस b की अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो राइट हैंड आप रखो v पे, अपने फिंगर्स को आप कर्ल कर लो टुवर्ड्स b। तो जिस डायरेक्शन में अंगूठा आएगा ना, जिस डायरेक्शन में अंगूठा रहेगा वही डायरेक्शन होगी v क्रॉस b की। तो बेटा फोर्स की जो डायरेक्शन है ना, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b। और v क्रॉस b की जो डायरेक्शन आती है ना बेटा, वो v क्रॉस b की डायरेक्शन आती है अवे। इस डायरेक्शन में v क्रॉस b की डायरेक्शन आती है। तो इसका मतलब है ये जो चार्ज्ड पार्टिकल है ना बेटा, इस पे जो फोर्स लगेगा ना वो बाहर की डायरेक्शन में लगेगा। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी अवे, विल बी आउटवर्ड्स। तो इस डायरेक्शन में बेटा लगेगा फोर्स। ठीक है, शाबाश। अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि फोर्स जो है ना ये वेलोसिटी को होगा परपेंडिकुलर। तो रूल के हिसाब से, मैकेनिक्स के रूल के हिसाब से, जब फोर्स वेलोसिटी को रहेगा परपेंडिकुलर, हाँ, तो क्या होगा बेटा? जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ v, वो तो रहेगा कांस्टेंट, पर जो डायरेक्शन ऑफ v है ना, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वो बेटा हो जाएगी चेंज। ठीक है, अब जब डायरेक्शन ऑफ v चेंज हो जाएगी तो पाथ कैसे रहेगा? देखो ये मैं समझाता हूं आपको। इसके लिए बेटा अगर आपको याद होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट था ना 11th क्लास की फिजिक्स में, सर्कुलर मोशन में, वो थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। देखो बेटा याद रखिए, ये मान लो ऐसे जा रहा है, हाँ, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है पार्टिकल, इसकी जो वेलोसिटी है ना बेटा ये v है। अब अगर इस पार्टिकल पे फोर्स लगेगा ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, हाँ, तो बताओ बेटा इस वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। जब फोर्स ऐसे लगेगा तो डायरेक्शन ऐसे चेंज होगी ना। अब अगर आप ऐसे करेंगे कि ये जो फोर्स है ना ये हमेशा वेलोसिटी को परपेंडिकुलर ही रहना चाहिए, तो इसका मतलब है अब अगर स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट पाथ को अगर आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो इजी है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब अगर आपको कर्व्ड पाथ होगा, हाँ, ये मान लो चार्ज्ड पार्टिकल ऐसे कर्व्ड पाथ में जा रहा है, अगर मैं आपको बताऊंगा बताओ इस पॉइंट पे चार्ज्ड पार्टिकल की जो वेलोसिटी है ना वो किस डायरेक्शन में, तो बेटा आप टेंजेंट डालेंगे ना, क्योंकि कर्व्ड पाथ की जो कर्व्ड ट्रैजेक्टरी होती है उस पे अगर किसी भी पॉइंट पे आपको डायरेक्शन चाहिए आप टेंजेंट डालते हैं। अब अगर ये वेलोसिटी है तो फोर्स लगेगा ऐसे। ठीक है, अब चलो मान लो ये पार्टिकल यहां से पहुंच गया यहां, अब यहां पे मैं आपको पूछ रहा हूं बताओ वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो आप ऐसे टेंजेंट डालेंगे, ये वेलोसिटी है। तो मैं आपको साथ साथ ये भी बोल रहा हूं कि फोर्स विल ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। इस इक्वेशन के हिसाब से जो हमने इक्वेशन पढ़ी ना, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, इस इक्वेशन के हिसाब से फोर्स जो है ना ये हमेशा वेलोसिटी को परपेंडिकुलर रहने वाला है। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी पर फोर्स हमेशा रहेगा परपेंडिकुलर, ये इसको छोड़ने वाला नहीं है। तो इसका मतलब है यहां पे अगर स्टार्ट किया पार्टिकल ने तो फोर्स वेलोसिटी को रहा परपेंडिकुलर। अब ये चार्ज्ड पार्टिकल A से पहुंच गया B की पोजीशन तक। अब B पे मैंने आपको कहा वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ, आपने डाला टेंजेंट ये, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? फोर्स होगा ना ऐसे परपेंडिकुलर, ये F, ये जो F है इट शुड बी परपेंडिकुलर टू V। जरा मुझे बताओ क्या होगा? देखो क्या होने वाला बेटा, देखो स्ट्रेट पाथ का क्या होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप इसको अंडरस्टैंड कर लो। देखो ये मान लो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है ना ये मैं यहां बना रहा हूं, ये मैं यहां बना रहा हूं ऐसे। ठीक है, ये पार्टिकल मान लो यहां पे है, लेट अस सपोज इस पे जो फोर्स लग रहा है ना,
आपने अभी पढ़ा कि जो फोर्स लग रहा है वो तो ऐसे लग रहा है, ऐसे परपेंडिकुलर टू V। अब मैं फिलहाल वो ऐसे नहीं दिखाऊंगा, फिलहाल मैं दिखाऊंगा ऐसे, दिस इज F, दिस F इज परपेंडिकुलर टू V। हाँ, मैं प्लेन चेंज कर रहा हूं ताकि आपको डायरेक्शन या पाथ वो है समझ आ जाए। ठीक है बेटा, तो ठीक है, अगर ऐसे फोर्स लग रहा है तो ऐसे फोर्स लगने से इस पार्टिकल का जो ट्रैजेक्टरी है ना ये थोड़ा चेंज होगा ना, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, अब ये यहां पहुंच गया पार्टिकल। ठीक है, यहां पे अगर आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी है तो ऐसे आएगी। अब फोर्स यहां जब दिखाओगे तो वो परपेंडिकुलर दिखाना ना, तो ये फोर्स यहां पे फिर से डायरेक्शन चेंज करेगा, तो ये ऐसे जाएगा। अब आ गया यहां पे अगर आपको देखनी है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो टेंजेंट डालोगे। अब फोर्स कैसे डालोगे बेटा, वो तो वेलोसिटी को परपेंडिकुलर रखना है, तो ऐसे, तो इस फोर्स की वजह से और चेंज होगा ऐसे ऐसे। अब यहां पहुंचोगे तो वेलोसिटी ऐसे, तो फोर्स बेटा ऐसे, समझ आ रहा है? तो इस फोर्स की वजह से ऐसे, जरा देखो ये पाथ कैसे बन रहा है। अब यहां पहुंचोगे बेटा, यहां पहुंचोगे तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फोर्स रहेगा इस डायरेक्शन में, तो ऐसे ही चेंज होगा। तो बेटा अगर आप देखोगे ये जो पूरा है ना ये सर्कल बनने वाला, ये सर्कल बनने वाला। तो इसका मतलब है अगर फोर्स वेलोसिटी को रहेगा ना परपेंडिकुलर कंटिन्यूअसली एट एवरी पॉइंट, देन द पाथ इज गोइंग टू बी सर्कुलर। देखो यार, देखो बेटा, ऐसे अगर आप याद होगा आपको, ये जो सर्कुलर मोशन है ना इसको थोड़ा सा चेक करते हैं। ये मान लो एक पार्टिकल जो है ना ये सर्कल में मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये मान लो पोजीशन ए है, फिर आएगा ये यहां पे, ये पोजीशन बी है, फिर आएगा ये यहां पे, ये पोजीशन सी है। जरा मुझे ए पे इस ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी, जरा ए पे इसकी डायरेक्शन दिखाओ मुझे वेलोसिटी की। तो आप टेंजेंट डालेंगे सर ये है इसकी डायरेक्शन। बेटा मुझे फोर्स दिखाओ, सर्कुलर मोशन में जो फोर्स लग रहा है ना, जो सर्कुलर मोशन करवाता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, उसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड सेंटर होती है। तो फोर्स ऐसे रहेगा, ये रहेगा फोर्स। अब देखो बेटा, ये फोर्स और ये वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है ना वो 90 डिग्री है। ठीक है, अब ये पार्टिकल पहुंच गया यहां, वेलोसिटी की डायरेक्शन रहेगी ऐसे। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा ऐसे, तो बेटा फोर्स जो है ना इट इज अगेन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अब ये पार्टिकल पहुंच गया यहां, ये टेंजेंशियल है वेलोसिटी की डायरेक्शन, फोर्स रहेगा टुवर्ड सेंटर। तो अगर आप देखेंगे सर्कुलर मोशन में आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि एट एवरी पॉइंट द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड फोर्स इज 90 डिग्री। इसको आप रिवर्स ट्रेंड में ऐसे याद रख सकते हैं। अगर फोर्स हमेशा वेलोसिटी को रहेगा ना परपेंडिकुलर, तो जो पाथ है ना वो सर्कुलर होने वाला है। क्योंकि देखो ये पार्टिकल जा रहा है, फोर्स देगा धक्का ऐसे, ये मुड़ गया पहुंचा इधर, फोर्स देगा धक्का ऐसे, ये मुड़ गया पहुंचा इधर, फोर्स देगा धक्का ऐसे, तो ये मुड़ता 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 जाएगा, तो ये जो है ना ओवरऑल सर्कल में मूव करेगा। वो समझ आ रहा है बेटा? शाबाश। जरा मुझे बताओ अब, तो आपने समझ लिया when force acts perpendicular to the direction of velocity the path is going to be circular। तो इस केस में बेटा जब चार्जड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा और किस एंगल पे एंटर करेगा 90 डिग्री पे, तो इस पे फोर्स लगेगा G लगेगा कितना, मैक्सिमम, क्या वैल्यू, QVB। और वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। और उस फोर्स से क्या होगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा पर क्या होगी, चेंज डायरेक्शन। और डायरेक्शन बेटा क्या करेगी, इस डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होने से जो ट्रैजेक्टरी ये चार्जड पार्टिकल फॉलो करेगा, जो ये पाथ फॉलो करेगा, दैट विल बी सर्कुलर। तो इसका मतलब है देखो बेटा, चार्जड पार्टिकल ऐसे एंटर हुआ, फील्ड इस डायरेक्शन में है, चार्जड पार्टिकल ऐसे एंटर हुआ तो जो फोर्स लगेगा वो आउटवर्ड लगेगा, तो चार्जड पार्टिकल ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे 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 ऐसे, तो ये सर्कल में घूमना स्टार्ट करेगा, सर्कल में घूमना स्टार्ट करेगा। यू अंडरस्टूड? शाबाश। तो इसको अगर मैं थोड़ा डिफरेंट प्लेन में बनाऊंगा ना, तो ऐसे, ये मान लो बेटा, लेट अस सपोज दिस x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। ये 3 डायमेंशनल फिगर बनाई मैंने। ये जो डॉटेड लाइन है ना, दिस इज परपेंडिकुलर टू बोर्ड। ठीक है, अब देखो बेटा, चार्जड पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड, लेट अस सपोज मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग x एक्सिस, दिस इज B। ठीक, और जो बेटा चार्जड पार्टिकल है ना, इट इज मूविंग अलोंग z एक्सिस, ये चार्जड पार्टिकल की वेलोसिटी है। अब V और B में एंगल कितना बेटा, 90 डिग्री। अब यहाँ पे 90 डिग्री लग नहीं रहा है क्योंकि ये तो 2 डायमेंशनल प्लेन पे मैं 3 डायमेंशनल फिगर बना रहा हूं। ये वेलोसिटी वेक्टर एक्चुअली ऐसे, ये ऐसे पार्टिकल ऐसे जा रहा है, चार्जड पार्टिकल ऐसे जा रहा है। ठीक है, अगर V इस डायरेक्शन में है, B उस डायरेक्शन में, तो V क्रॉस B ऊपर आएगा ना, तो इसका मतलब है जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब इस फोर्स से क्या होगा बेटा,
जब ये चार्जड पार्टिकल मूव करेगा ना, जो इससे जो फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, चार्जड पार्टिकल को जाना था ऐसे, फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा तो ये थोड़ा घूमेगा। अब फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में नहीं, याद रखो फोर्स हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में नहीं लगेगा, फोर्स वेलोसिटी को हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। अब जब तक वेलोसिटी ऐसे है फोर्स ऊपर है, अब वेलोसिटी ऐसे हो गई फोर्स हो गया ऐसे, अब वेलोसिटी ऐसे हो गई फोर्स हो गया ऐसे, वेलोसिटी ऐसे हो गई फोर्स हो गया ऐसे। तो जितना जितना वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी उतनी फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज होगी। कुल मिला के जो पाथ होने वाला है ना, इट इज गोइंग टू बी सर्कुलर। ये ऐसे सर्कल में घूमेगा, ऐसे घूमेगा सर्कल में। वो समझ आ रहा है? चलो ऐसे दिखाता हूं बेटा, मैं ऐसे दिखाता हूं तो अंडरस्टैंड इट क्लियरली। इसको ऐसे फिर से दिखाता हूं बेटा। मान लो अगर आपके पास ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना उसको इनवर्ट ट्रीट किया। ये इनवर्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और स्ट्रंग जो इसकी है ना वो है बी। अभी मैंने बताया जब क्रॉस के जरिए हम दिखाते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड, सो इट रिप्रेजेंट्स इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड बी, ठीक है। शाबाश। अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ठीक है बेटा, तो यहां पे एंटर हो गया चार्जड पार्टिकल क्यू विद स्पीड v, ठीक है। शाबाश। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो ये b है, दिस इज b इनवर्ड, ये v है इस डायरेक्शन में, ठीक है बेटा। ये देखो ये इनवर्ड है b, ये v है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में, v क्रॉस b अपवर्ड। तो इस पे जो फोर्स लगेगा ना, जितना आगे जाएगा इस पे जो फोर्स लगेगा ऊपर की डायरेक्शन, ये ऐसे जाएगा। गौर से देखो, जब ये ऊपर जाएगा, अब इसकी डायरेक्शन यहां पे अगर निकालनी है वेलोसिटी की तो ऐसे आएगी वेलोसिटी। फोर्स जो है ना बेटा, अब फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, देखो क्यों। अब वेलोसिटी ऊपर, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर ऐसे, ठीक। तो v क्रॉस b ऐसे आएगा, v क्रॉस b ऐसे इनवर्ड आएगा, इस डायरेक्शन मेरी तरफ आएगा, तो यहां पे फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, तो इससे पाथ ऐसे चेंज होगा। अब पहुंच गया यहां पे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, ठीक है। तो फोर्स होगा बेटा इस डायरेक्शन में, तो क्या करेगा, ये ऐसे घूमेगा, इस तरह ये घूमेगा सर्कल में, ये सर्कल में घूमेगा बेटा। तो हर एक पॉइंट पे जो बेटा है ना, जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, मैग्नेटिक फोर्स ये वेलोसिटी को रहेगा परपेंडिकुलर। समझ आ रहा है? तो आई होप आई एम क्लियर। अब बेटा ये समझ आ गया होगा। अब मुझे बताओ बेटा, इस मैग्नेटिक फील्ड को, इस चार्जड पार्टिकल को सर्कल में घुमाने वाला कौन है बेटा? इस चार्जड पार्टिकल को सर्कल में घुमाने वाला फोर्स है। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। तो इसका मतलब है जो यहां पे सेंट्रिपिटल फोर्स आपको चाहिए ना, क्योंकि सर्कल में जब कोई चीज घूमती है और जो फोर्स उसको सर्कल में घुमाती है, एक बॉडी सर्कल में कभी भी खुद जो है मूव नहीं कर सकती जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना हो। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मींस वेलोसिटी हैज टू चेंज एंड वेलोसिटी कैन नॉट चेंज अनटिल एंड अनलेस देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स। तो सिंपल सी बात है, 11th क्लास की फिजिक्स में सर्कुलर मोशन में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, देख लो उनको। बेटा सर्कल में घूमने के लिए फोर्स चाहिए, और जो फोर्स एक पार्टिकल को सर्कल में घुमाएगा ना, रिवॉल्व कराएगा, उस फोर्स का हम नाम देते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स, ठीक है। अब सेंट्रिपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, जैसे ग्रेविटी है, इलेक्ट्रोडायनेमिक है, मैग्नेटिक है, न्यूक्लियर है ना, इसी तरह सेंट्रिपिटल फोर्स कोई अलग किस्म का फोर्स नहीं है ना। सेंट्रिपिटल फोर्स खाली नाम है, ये नाम उस फोर्स को देना है जो घुमाएगा। मान लो अर्थ को सन के अराउंड कौन सा फोर्स घुमाती है, कौन सा फोर्स रिवॉल्व कराती है? ग्रेविटेशन। तो वहां ग्रेविटेशन को आपको नाम देना है सेंट्रिपिटल फोर्स, तो वहां सेंट्रिपिटल फोर्स जो है ना, दैट इज ग्रेविटी। इसी तरह बेटा इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अराउंड कौन घुमाता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, तो वहां सेंट्रिपिटल फोर्स आप नाम देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, ठीक है। इसी तरह मुझे बताओ बेटा, यहां पे इस चार्जड पार्टिकल को सर्कल में घुमाने वाला कौन है बेटा? मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां पे जो बेटा मैं लिखूंगा, जो सेंट्रिपिटल फोर्स है ना, सेंट्रिपिटल फोर्स, वो सेंट्रिपिटल फोर्स जो है ना बेटा आपका, वो मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स जो है ना वो प्रोवाइड करता है बेटा आपका सेंट्रिपिटल फोर्स। समझ आ रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। सो सेंट्रिपिटल फोर्स को मानता हूं मैं Fc, सो दिस इज इक्वल टू Fm इज मैग्नेटिक फोर्स, ठीक। अब आपको याद होगा
बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स की जो फॉर्मूला है ना, कितना सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा, दैट इज mv²/r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्मूला, मतलब घूमने के लिए कितना फोर्स चाहिए वो हम इस फॉर्मूला से निकालते हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो घूमता है ना, जो घूमने वाला ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है। यहां पे घूमता कौन है बेटा, चार्जड पार्टिकल, सो दिस इज द मास ऑफ चार्जड पार्टिकल। और किस स्पीड से इसको घूमना है, दैट इज v। हाँ, v इज द स्पीड, जिस स्पीड से ये घूमेगा। r इज द रेडियस, जिस सर्कल में ये घूमेगा उस सर्कल का रेडियस कितना है, दैट इज r। सो सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्मूला है mvr, और दिस mv²/r इज इक्वल टू, यहां पे इसको घुमाता कौन है, मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्मूला बेटा यहां पे है ना QVB। मैंने QVB sin थीटा क्यों नहीं लिया बेटा, क्योंकि बेटा यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है ना। हम ये वाला केस डिस्कस कर रहे हैं ना, जब चार्जड पार्टिकल एंटर होगा, जब एंटर होगा किस एंगल पे, 90 डिग्री पे, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, उसी टाइम पे फोर्स मैक्सिमम होता है। तो हमारी फॉर्मूला आ गई, सेंट्रीपिटल फोर्स इज QVB। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप डिफरेंट तरीके से बेटा यूज करके कोई भी रिजल्ट निकाल सकते हो। देखो मैं 2-3 फॉर्मूलाज आपको निकाल के देता हूं, जिसमें से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछता है, ये निकालो वो निकालो। अलजेब्रिक फॉर्मूला है, 2-3 चीजें दी होंगी, 2-3 चीजें निकालनी पड़ेंगी। या कभी कभी रेशोज में बेटा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक का चार्ज ये है, दूसरे का ये है, की स्पीड ये है, दूसरे की स्पीड ये, निकालो रेशो ऑफ रेडियस, निकालो रेशो ऑफ टाइम पीरियड, निकालो रेशो ऑफ वेलोसिटी, यही सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो देखो क्या क्या जनरली पूछा जाता है बेटा, मुझे r का वैल्यू निकालो। r जो है ना सर्कल की रेडियस है, ये किस सर्कल, जिस सर्कल में घूमेगा उसकी रेडियस निकाल के दो। तो बेटा ये एक v और एक v कैंसिल, ये इस r को यहां लाओ तो r रेडियस की फॉर्मूला बेटा आ गई mv, m इंटू v डिवाइडेड बाई q इंटू b, ये बेटा पहली फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे ये जो v r है ना, अगर m q b, अब मास ऑफ चार्जड पार्टिकल, चार्ज ऑफ चार्जड पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये तीनों चीजें कांस्टेंट है ना, तो आप देखेंगे रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। मतलब जो चार्जड पार्टिकल जिस स्पीड से एंटर होगा, जितनी उसकी स्पीड ज्यादा होगी, उतना वो बड़े सर्कल में रिवॉल्व करेगा, उतना उसका सर्कल जो है ना घूमने का वो बड़ा होगा। मोर स्पीड मींस मोर रेडियस। ठीक है, प्रोवाइडेड m b and q is constant, so accordingly आप लिख सकते हैं r is inversely proportional to q, r is inversely proportional to b, keeping other things constant. I hope you can do that thing. ठीक है, तो बेटा ये रेडियस आ गया। दूसरी चीज जो जनरली पूछी जाती है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेडियस की 1-2 फॉर्मूला आपको दिखाता हूं बेटा। m इंटू वी, व्हाट इज m इंटू वी कॉल्ड मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की फॉर्मूला है ना m इंटू वी। तो इसकी एक और फॉर्मूला बन गई, मैं ऊपर लिखूंगा p डिवाइडेड बाई q इंटू बी। कभी कभी आपको जो है ना बेटा चार्जड पार्टिकल का मास और वेलोसिटी अलग अलग नहीं दिया होगा, डायरेक्टली दिया होगा मोमेंटम, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जो रेडियस ऑफ मोशन है ना, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, दैट इज the radius is given by PQB, P divided by QB, P is momentum, Q is charge and B is magnetic field। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, R is equal to, आपको तो ये फॉर्मूला पता होगा बेटा, P is equal to अंडर रूट ऑफ 2mk। K जो है ना बेटा काइनेटिक एनर्जी है। हाँ, ये फॉर्मूला आपको याद होगी, यहां पे इसको डिराइव करके देता हूं बेटा। आपको पता है K is 1/2 mv²। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो m, डिवाइड भी कर लो m, तो m हो गया बेटा m² v² डिवाइडेड बाई 2m। ठीक है, mv का होल स्क्वायर, बट mv इज इक्वल टू p, तो बन गया p² बाई 2m। ठीक है, यहां पे k, ये 2m इंटू k हो गया, मल्टीप्लाई 2mk इक्वल टू p², स्क्वायर को इधर लाओ तो बन गया बेटा मोमेंटम के बदले हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2mk। तो एक और फॉर्मूला बनेगी, p के बदले लिखूंगा बेटा मैं अंडर रूट 2mk, नीचे जो है ना बेटा q इंटू बी, ऐसे ही रहेगा। ये एक और फॉर्मूला आपकी, बताओ इसमें क्या क्या दिया है बेटा। 2 तो कांस्टेंट है, m इज मास, व्हाट इज k, k इज काइनेटिक एनर्जी। अगर जब चार्जड पार्टिकल एंटर होगा ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अगर वो दी होगी, दैट इज k। तो इस काइनेटिक एनर्जी से बेटा आप निकाल सकेंगे। तो यहां याद रखेंगे r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट k, क्योंकि ये रूट के अंदर है। ठीक है, तो इसी तरह रेशो या बाकी चीजें अगर दी होंगी तो आप बेटा इसका जो वैल्यू है ना वो निकाल सकेंगे। तो बेटा एक और फॉर्मूला इसी के रिलेटेड आपको याद होगा, अगर आपके पास कोई चार्जड पार्टिकल है और दैट चार्जड पार्टिकल हैज बीन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v0, तो जो काइनेटिक एनर्जी वो गेन करेगा ना, दैट इज इक्वल टू q इंटू v0। हाँ, ये फॉर्मूला बेटा आपको पता होनी चाहिए। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, कि अगर आप एक चार्जड पार्टिकल, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है v0, अगर एक चार्जड पार्टिकल
एक्सेलरेट करवाएंगे ना थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट, तो जो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है ना, दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू वी नॉट। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के बदले आप लिख सकते हैं क्यू इंटू वी नॉट। क्यू इज चार्ज एंड वी इज पोटेंशियल डिफरेंस। जरा ये सब्स्टिट्यूट कर लो यहां पे, तो रेडियस की एक और फॉर्मूला आएगी बेटा आपकी √2m, के के बदले क्या लिखेंगे, क्यू इंटू वी नॉट डिवाइड बाय आएगा बेटा क्यू इंटू बी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगी बेटा, r √2m क्यू वी नॉट, मास चार्ज, वी नॉट इज पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू इज चार्ज, बी इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो ये सारी फॉर्मूला जो है ना बेटा आप रेडियस डिटरमाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू कैन डू दिस थिंग। चलो बेटा ये तो हमने निकाल लिया, ये तो थी रेडियस की फॉर्मूलाज। फिर से लिखता हूं बेटा, बेसिक जो इक्वेशन है दैट इज mv²/r इज इक्वल टू क्यू वी बी। ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है। आप खाली ये फॉर्मूला याद रखो, बाकी सारी फॉर्मूलाज इसी से आएंगी। ठीक है, तो ये वी गया, तो यहां पे रेडियस की क्या फॉर्मूला आई थी हमारी, बेसिक फॉर्मूला r इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाई क्यू बी। ठीक है, जरा मुझे बेटा बताओ, जो एक और जो पैरामीटर जो यूजुअली पूछा जाता है वो है बेटा टाइम पीरियड। अगर हमें टाइम पीरियड निकालना होगा, मतलब टाइम पीरियड किसको कहते हैं, एक कंप्लीट सर्कल को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। जब चार्जेड पार्टिकल एंटर होगा ना, तो कंप्लीट सर्कल कवर करने में जो उसको टाइम लगेगा ना, दैट इज टाइम पीरियड। अगर इसकी फॉर्मूला निकालनी होगी तो टाइम पीरियड, एक कंप्लीट सर्कल में ये कितनी डिस्टेंस कवर करता है बेटा, दैट इज 2πr। ठीक है, डिवाइड कर लो इसकी वेलोसिटी, क्योंकि फॉर्मूला है ना वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम किसके बराबर आएगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। यही बेसिक फॉर्मूला 9th क्लास की मैंने यूज कर ली। फुल सर्कल में कितना डिस्टेंस कवर करता है बेटा, 2πr, और वेलोसिटी किस स्पीड से एंटर हो रहा है, v। तो इस फॉर्मूला से आपका t का वैल्यू आ जाएगा। सो t विल बी इक्वल टू 2π डिवाइड v, ऐसे ही रखो। ये जो r है ना, इसका ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। क्या है बेटा वैल्यू इसका, mv डिवाइडेड बाई q इंटू बी। ठीक है, तो बेटा ये v और ये v कैंसल, तो यहां क्या बन गया, 2π डिवाइडेड बाई q, 2π इंटू m डिवाइड बाई क्यू बी। बेटा ये आ गई टाइम पीरियड की फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला में एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बेटा देखनी है, जिस पे हमको फोकस रखना है, वो है ये टाइम पीरियड की फॉर्मूला लिखता हूं मैं बेटा, 2πm डिवाइड बाई क्यू बी। वो ये है कि इस इक्वेशन में कहीं पे वेलोसिटी है ही नहीं, मतलब टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ v। जब हम लिखते हैं ना टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v⁻⁴, इसका मतलब है टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब है चार्जड पार्टिकल की स्पीड से एंटर होगा, ये डिसाइड ही नहीं करेगा कि इसको कितना टाइम लगेगा। मतलब अगर आपके पास दो चार्जड पार्टिकल है ना, ये कम स्पीड से अंदर जाएगा, ये बहुत ज्यादा स्पीड से अंदर जाएगा, तो ये फॉर्मूला आपको बताती है कि जितना टाइम इसको फुल सर्कल कवर करने में लगेगा, उतना टाइम इसको फुल सर्कल कवर करने में लगेगा। खाली एक डिफरेंस होगी, वो ये है रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। जिसकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी वो बड़ा सर्कल कवर करेगा, बड़ा सर्कल, पर टाइम दोनों को लगेगा सेम। देखो ये स्पीड कम है v1, ये छोटा सर्कल कवर करेगा। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो बड़ा सर्कल कवर करेगा, पर जो टाइम इसको लगेगा वो इसको भी लगेगा। समझ आ रहा है? देखो यहां स्पीड भी कम, यहां आहिस्ता चलेगा, सर्कल भी कम कवर करेगा, तो टाइम भी उतना ही लगेगा। यहां तेज तो जा रहा है, पर बड़ा सर्कल जो है ना इसको कवर करना है, तो अकॉर्डिंगली जो टाइम यहां लगेगा वो यहां भी लगेगा। समझ आ रहा है? तो याद रखेंगे टाइम पीरियड जो है ना बेटा, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। चार्जड पार्टिकल की वेलोसिटी अगर आप चेंज करेंगे, टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। ठीक, अगर आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है बेटा, 2π/t। तो ये 2π ऐसे ही रखो, डिवाइड t का वैल्यू वो दे दो, दैट इज 2πm डिवाइडेड बाई QB। ये 2π कैंसिल, ये QB ऊपर आएगा, सो दैट इज QB डिवाइडेड बाई m। ठीक है, इसको देख लो, मे भी कहीं पे मैं कोई पैरामीटर नेग्लेक्ट तो नहीं कर रहा हूं, उसको देख लो बेटा, बाकी सारी चीजें परफेक्ट है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है दैट इज 1/t, तो 1/t इसको उल्टा कर लो, दैट इज QB डिवाइडेड बाई 2πm। ठीक है, तो जैसे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं है वेलोसिटी पे, इसी तरह एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी जो है ना बेटा, ये भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, शाबाश। तो बेटा ये कुछ बेसिक सी फॉर्मूलाज हैं जो हमने इस टॉपिक के रिलेटेड डिराइव कर ली। अभी हम दूसरा ही केस स्टडी कर रहे हैं,
तो इसमें एक और चीज आप याद रखेंगे जो मैंने बताया कि एक तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये तो स्पीड पे डिपेंड नहीं करती। दूसरा याद रखेंगे कि जो स्पीड होती है ना, या जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मान लो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है और चार्जड पार्टिकल इस डायरेक्शन में एंटर हुआ है, ये B है, ये V है। अब आपने पढ़ा कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो तो इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो फोर्स जब वेलोसिटी को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा तो उससे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है जिस वेलोसिटी के साथ ये एंटर हुआ उसी वेलोसिटी के साथ ये बाहर भी जाएगा, या उसी वेलोसिटी के साथ या उसी स्पीड के साथ इनफैक्ट ये घूमेगा। स्पीड में कोई चेंज नहीं होगी। चेंज होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा। जब मान लो ये 30 पे एंटर हो गया, इसकी स्पीड 30 ही रहेगी, ये सर्कल में घूमेगा, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी पर 30 स्पीड से ही घूमेगा। सो देयर विल बी नो चेंज इन स्पीड, देयर विल बी चेंज इन ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और जो जिस सर्कल में ये घूमेगा ना, उसका भी बेटा देखो, ये अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे। अगर आप देखेंगे ना, ये जो सर्कल है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये सर्कल इस तरह है बेटा। तो ये जो प्लेन है ना सर्कल का, दिस प्लेन ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ऐसे घूमेगा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ऐसे घूमेगा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ऐसे घूमेगा। ठीक है, जो भी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल आएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि जो प्लेन ऑफ मोशन होगा ना, प्लेन ऑफ मोशन जो सर्कल होगा, that circle will be perpendicular to the direction of magnetic field। ठीक है, सो बेटा दिस इज आवर केस नंबर 2। तो इंशाल्लाह हम इस पे जो बेसिक प्रॉब्लम्स है ना वो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको केस नंबर 3 सिखाऊंगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इफ द एंगल इज नाइदर 0 डिग्री, नॉट 180 डिग्री, नॉर 90 डिग्री, व्हाट इफ इट इज अदर, सम अदर एंगल 30 डिग्री, 40 डिग्री, क्या होगा उस केस में पाथ क्या होगा। तो वहां पे कुछ फॉर्मूलाज में आपको डिराइव करूंगा। तो उस केस से ये केस थोड़ा सा और रिवाइज हो जाएगा। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बेटा डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा।